नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस ने मोदी की रैली को असफल बताया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी के दौरे का कांग्रेस समेत कई संगठनों ने किया विरोध, काले झंडे दिखाने की कोशिश, गिरफ्तार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी के नारे को कांग्रेस ने चंडीगढ़ निगम चुनाव में अपनाया, 40% महिलाओं को दी टिकट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार अखिलेश यादव की सरकार और योगी सरकार को लगेगा बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। कांग्रेस ने मोदी की रैली को असफल बताया। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने शनिवार को देहरादून में हुई पीएम मोदी की रैली को असफल करार दिया। कहा कि ऋषिकेश से बहुत कम लोग रैली में गए। शनिवार को कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के चलते लोगों का मोह सरकार से भंग हो गया है, इसलिए जनता भाजपा से कट चुकी है। कहा कि ऋषिकेश विधायक ने क्षेत्र से 10,000 लोग रैली में ले जाने का दावा किया था, लेकिन विधायक 500 लोगों को भी नहीं जुटा पाए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के दौरे का कांग्रेस समेत कई संगठनों ने किया विरोध, काले झंडे दिखाने की कोशिश, गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का अलग अलग संगठनों ने विरोध किया। पीएम को काले झंडे दिखाने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दून के एशले हाल चौक से गिरफ्तार कर लिया। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की कर्णपुर में पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं भगवानपुर पुलिस ने मंडावर चेक पोस्ट से भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष मुनीलाल शिंदे, पवन कुमार, अमित कपिल को हिरासत लिया। वे पीएम मोदी को काले झंडे दिखाने के लिए दून आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आगमन के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता लालचंद शर्मा के नेतृत्व में एशले हाल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए। आयोजन स्थल पर जाने की कोशिश करने के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाने की कोशिश की गई, जहां पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस उन्हें निजी बस में बिठाकर ले गई। एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ता डीएवी महाविद्यालय में एकत्र हुए, जहां से उन्होंने रैली स्थल की ओर नारेबाजी मार्च निकाला। कर्णपुर चौक पर पहले से मौजूद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया। यहाँ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की। इस पर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर गढ़ी कैंट थाने ले गई। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि जिस तरह से मोदी ने देश के युवाओं को रोजगार और सस्ती शिक्षा के सपने दिखाए हैं, उससे आज छात्र और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके अलावा एनएसयूआई नई शिक्षा नीति, शिक्षा और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण, विभिन्न परीक्षाओं में हो रहे घोटाले और लेट ज्वाइनिंग, प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट न देने, बढ़ती बेरोजगारी, फेलोशिप फॉर स्कॉलरशिप में हो रही कटौती का भी विरोध कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी के नारे को कांग्रेस ने चंडीगढ़ निगम चुनाव में अपनाया, 40% महिलाओं को दी टिकट। जी हाँ दोस्तों, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यह नारा अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर दिया है। इस नारे को चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी जनरल वार्ड से गुरबख्श रावत और दीपा दुबे को टिकट देकर अपनाया है। निगम चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को 40% के हिसाब से 14 महिलाओं को टिकट दिया है। इस बार चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव के लिए कुल 35 वार्ड हैं। 40% के हिसाब से कुल 14 वार्डों में ही महिलाओं को टिकट दिया है। इनमें से फिलहाल 12 वार्ड महिलाओं के लिए, जिसमें 9 सामान्य महिला वार्ड और 3 एससी महिला वार्ड के लिए आरक्षित हैं। प्रियंका गांधी के नारे को साकार करने में चंडीगढ़ कांग्रेस को अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी को केवल 2 वार्डों पर ही और महिला उम्मीदवार उतारनी पड़ी। प्रियंका गांधी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को सभी प्रदेशों में लागू होना चाहिए। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में पार्टी ने इसे लागू किया है। इससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले कुचलिए मत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और संवेदना को संवेदनहीनता के बूटों तले कुचलिए मत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दीजिए। प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी सरकार ने अब तक न तो कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े जारी किए हैं और न ही मृतकों के परिजनों को किसी तरह का मुआवजा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों भारतीयों की पीड़ा और संवेदना को संवेदनहीनता के बूटों तले कुचलिए मत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा दीजिए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 99,974 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,70,530 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3,40,53,856 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 126 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 73,63,706 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 126 करोड़ 53,44,975 डोज दी जा चुकी हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी चीफ लालू यादव की नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को चेतावनी, कहा जातीय जनगणना नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को दिल्ली में कहा कि हम जातीय जनगणना लागू कराने के लिए आंदोलन करेंगे। सभी पार्टी के लोग तैयार हैं। लोकसभा में केंद्र सरकार ने कहा था कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएं। हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो हम लोग देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। लालू यादव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी यह योजना बना रहे हैं कि जातिगत जनगणना न हो। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बढ़ गई है, इसलिए सरकार को उन्हें नौकरी देनी है। सरकार भले ही मना करे, लेकिन हम सुनिश्चित करेंगे कि जाति आधारित जनगणना हो। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही है। यह बात हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में मंत्री जीवेश मिश्रा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, अधिकारियों पर कार्रवाई हो। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों ने वंदे मातरम गाने से मना किया तो लालू प्रसाद यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। लालू यादव ने कहा, ओवैसी को सब जानते हैं, वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए। इससे पहले बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा था कि राज्य अपने संसाधनों की मदद से ओबीसी की गिनती की मांग पर दबाव डालने के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखेंगे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को दोहराया था कि जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों को शामिल नहीं किया जाएगा, इसलिए बिहार के सामने राज्य विशेष की कवायद ही एकमात्र विकल्प बचा है। तेजस्वी ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के दौरान उनके अनुरोध पर कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जातिगत जनगणना की मांग की थी। उन्होंने नीतीश पर इस मामले को लेकर आनाकानी करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र ने बहुत पहले ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जातिगत जनगणना के पक्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा 2 बार सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किए गए हैं और इसकी वकालत करने वालों का मानना है कि सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाओं के अच्छे वितरण का रास्ता बेहतर करेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अप इलेक्शन 2022, पंजाब के सीएम चन्नी की यूपी कांग्रेस में बड़ी मांग, चुनाव में बनेंगे पार्टी के प्रचार का प्रमुख चेहरा। जी हां दोस्तों, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम हैं, लेकिन महज चंद दिनों में देश भर में वे लोकप्रिय हो गए हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक उनकी लोकप्रियता यूपी में भी बढ़ गई है। खासतौर पर दलित युवाओं के बीच चन्नी को पसंद करने वालों की संख्या बढ़ी है। यूथ कांग्रेस से जुड़े कई युवा सोशल मीडिया पर चन्नी को फॉलो करने लगे हैं, इसलिए अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चन्नी की मांग बढ़ गई है। खासतौर पर एससी सीटों के भावी उम्मीदवार और नेता चाहते हैं कि आधिकारिक तौर पर चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले चन्नी उनके चुनाव क्षेत्र का एक चक्कर जरूर लगाएं। बताया जा रहा है चन्नी कुछ महत्वपूर्ण एससी सीटों पर कांग्रेस के टाउन हॉल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और युवाओं से चर्चा करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार के लिए भी वे पार्टी का महत्वपूर्ण चेहरा होंगे। चन्नी यूपी के अलावा उत्तराखंड में भी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद चन्नी इसी साल 19 सितंबर को पंजाब के सीएम बने हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना के पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर नदारद, बीजेपी विधायक नाराज। जी हां दोस्तों, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन पोस्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चनपटिया से बीजेपी के विधायक उमाकांत सिंह ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को पटना से वर्चुअल मीटिंग कर कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। इस कार्यक्रम का प्रसारण बेतिया में भी किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में इसके पोस्टर से खुद पीएम की तस्वीर नदारद दिखी। बेतिया के बिपिन हाई स्कूल में सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से शहरी आवास योजना कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने पटना से ही रिमोट के माध्यम से कई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम के पोस्टर से पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब दिखी। इस पर बीजेपी के विधायक उमाकांत सिंह ने कहा कि यह जरूरी था कि पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के नेता और राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता इस मामले को देखेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शनिवार को पटना में 12,352 लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर घर की चाबी सौंपी थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गठबंधन को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, कांग्रेस को छोड़कर कोई फ्रंट नहीं बन सकता है। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस को छोड़कर कोई फ्रंट बन सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि राजनीति तौर पर यह सही सोच है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हम सब मिलकर अगर काम करें तो अच्छा फ्रंट बनेगा। इसका आदर्श उदाहरण महाराष्ट्र है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूर रखकर कोई फ्रंट नहीं बन सकता है, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस हमारे साथ है, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपीए को मजबूत होना चाहिए। 2024 के लिए अगर कोई भी फ्रंट बनता है तो उससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। संजय राउत ने कहा, ममता बनर्जी का सवाल जायज है। हमारे सीएम ने भी बार बार सवाल उठाया है। यूपीए को मजबूत होना चाहिए। 2024 के लिए अगर कोई भी फ्रंट बनता है तो उससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में सोचना है। थर्ड और फोर्थ फ्रंट से बीजेपी को फायदा होता है। महाराष्ट्र में भी मतभेद है, लेकिन हम सरकार चल रही है। कांग्रेस को छोड़कर फ्रंट बन सकता है, मुझे नहीं लगता। पीएम की रैली का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, एनएसयूआई ने पीएम महोदय के दौरे का विरोध किया है। कार्यकर्ता डीएवी पीजी कॉलेज से परेड ग्राउंड के लिए काले झंडे लेकर निकले। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी गो बैक के नारे भी लगाए। वहीं अधिक भीड़ बढ़ती देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का दावा, 1.5 दर्जन मंत्री 22 नवंबर को होने वाले थे सपा में शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूबे के सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय पर हमला बोला है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी ने अपने समाज की सुरक्षा के लिए बनाया था नाथ संप्रदाय। उन्होंने कहा कि नाथ संप्रदाय का ब्राह्मण विरोध का इतिहास रहा है, इसीलिए सीएम योगी ब्राह्मणों पर अत्याचार करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 22 नवंबर को बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री सपा गठबंधन में शामिल होने वाले थे, जिसके बाद ये आयोजन आचार संहिता तक टाल दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी के दांव से कांग्रेस में बड़ी महिलाओं की दावेदारी। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं युवतियों को साधने के लिए जो दांव चला है, इससे कांग्रेस से जुड़ी महिला नेत्रियों कार्यकर्तियों में उत्साह है। टिकट मिलने और चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने के ख्वाब आंखों में सज गए हैं। टिकट के लिए महिला नेत्रियों की दावेदारी भी बढ़ गई है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू की थी। कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व हालांकि प्रियंका गांधी की इस घोषणा से पहले सभी सीटों से संभावित प्रत्याशियों से 11,000 रुपए के ड्राफ्ट के साथ आवेदन ले चुका था। इसमें मेरठ से 4 महिलाओं ने अपना आवेदन किया है। जिले की 7 सीटों में से 3 पर महिलाओं की दावेदारी पुख्ता हो रही है। महिला कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि मेरठ की 7 में 3 सीटों पर और प्रदेश में 160 महिला विधायक जब जीतकर आएंगी तो किसी भी महिला पर अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी। अभी तक 3 विधानसभा सीटों से 4 महिला कांग्रेस नेत्रियों ने आवेदन किए हैं। शहर की तीनों विधानसभा सीटों से किसी भी महिला ने चुनाव के लिए आवेदन नहीं किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जाट नेता ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा प्रधानमंत्री ने वादा किया था। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की घोषणा नहीं की तो भाजपा को वोट नहीं देने का आह्वान किया जाएगा। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने यहां गुरुवार को आगरा एवं अलीगढ़ के पदाधिकारियों की बैठक में यह बात कही। यशपाल मलिक ने कहा कि 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने भी जाट समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने पर समर्थन व्यक्त किया था। मलिक ने आगे कहा, केंद्रीय नेताओं ने यदि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव से पूर्व यह वादा पूरा न किया तो हमें लोगों से आह्वान करना पड़ेगा कि वे इन चुनावों में भाजपा को वोट न दें। उन्होंने कहा, जाट समाज लंबे समय से अपनी मांग को विभिन्न स्तरों पर उठाता रहा है, लेकिन वर्षों बाद भी जब हमें यह वादा पूरा होता नहीं दिख रहा तो हमें यह कठोर निर्णय करना पड़ा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकट कट जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष, चुनावों में भाजपा के विरोध का किया ऐलान। जी हां दोस्तों,
राजस्थान के बारां जिले में पंचायती राज चुनाव में टिकट कटने से भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध शुरू हो गया है और अंता में भी वार्ड नंबर 4 के पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में टिकट कटने पर भाजपा कार्यकर्ता में विरोध शुरू हो गया है। बारां जिले के अंता में पंचायत चुनाव में जगह जगह गहमागहमी का माहौल देखा जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ता का पार्टी से टिकट कटने पर भाजपा के संतुष्ट कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं अंता के वार्ड नंबर 4 में राजकंवर मीना का भाजपा से टिकट कट जाने के कारण कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट पड़ा और कार्यकर्ताओं द्वारा एकजुट होकर पूर्व उप सरपंच पवन सुमन डाबरी के नेतृत्व में भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की गई और चुनावों में भाजपा का विरोध करने का ऐलान भी कर दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, अभी तो बातचीत शुरू हुई है, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमें राज्यवार मुआवजा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की हमारी मांग भारत सरकार से है। बातचीत अभी शुरू हुई है, देखते हैं इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। अभी कोई रणनीति नहीं बनाई है, हम अपने मुद्दों और आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। आज की बैठक में एमएसपी, अजय मिश्रा टेनी से जुड़ा मामला, किसानों पर मुकदमे और मुआवजा, ये सभी मुद्दे शामिल हैं। सरकार जब तक चाहेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और किसानों के बीच बातचीत बेनतीजा रही। हालांकि वे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए सहमत हो गए हैं। पंजाब की तरह हमें किसानों की मौत और रोजगार के लिए राज्यवार मुआवजा चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज आगमन, कल सजाया जा रहा स्वराज भवन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज आगमन का कार्यक्रम है। वो 5 दिसंबर को आएंगे। राहुल गांधी का चार्टर्ड प्लेन रविवार की शाम 4 बजे बहौली एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसके बाद वो सड़क मार्ग से सीधे स्वराज भवन जाएंगे। शाम को वो एक शादी समारोह में हिस्सा लेंगे। वर वधू को आशीर्वाद देने के बाद वो उसी दिन दिल्ली रवाना होंगे। संगम नगरी में राहुल गांधी के आगमन की तैयारियां तेज हो गई हैं। उनके आगमन के मद्देनजर खासतौर से स्वराज भवन को सजाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कमला नेहरू स्मारक ट्रस्ट की ट्रस्टी मधु चंद्र के पुत्र के वैवाहिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे की जानकारी मिलने के बाद स्वराज भवन प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे उनका निजी दौरा बताया जा रहा है। प्रयागराज आगमन के दौरान राहुल गांधी पार्टी नेताओं से सार्वजनिक तौर पर न तो मिलेंगे और न ही संगठनात्मक रूप से किसी तरह की चर्चा ही करेंगे। राहुल गांधी 5 दिसंबर की शाम को शादी समारोह में हिस्सा लेने के बाद चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश जयंत मेरठ में 7 दिसंबर को करेंगे संयुक्त रैली। एसपी और आरएलडी कर सकते हैं गठबंधन का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने कुनबे में एक और सियासी दल को जोड़ लिया है और जल्द ही इसका ऐलान होने वाला है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के बीच सीटों के बंटवारे पर मुहर लग चुकी है और अब इसका ऐलान किया जाना बाकी है। वहीं बताया जा रहा है कि 7 दिसंबर को मेरठ के सिवालिखास विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दबथुआ में एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त रैली होने जा रही है। वहीं चर्चा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही दल संयुक्त रैली में ऐलान कर सकते हैं। असल में समाजवादी पार्टी राज्य के सभी छोटे सियासी दलों से गठबंधन कर रहे हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अहम माने जाने वाली आरएलडी से भी चुनाव को लेकर गठबंधन होना है और इसका ऐलान जल्द ही किया जा सकता है। राज्य में दोनों की दलों की बात फाइनल हो चुकी है और सीटों को लेकर भी अब कोई विवाद नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि मेरठ में होने वाली रैली में इसका ऐलान किया जा सकता है। वहीं एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शनिवार से मेरठ में कैंप करेंगे और विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले अखिलेश और जयंत की पहली संयुक्त रैली करेंगे। इसके लिए दोनों दलों की लगातार बैठकें हो रही हैं। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में लंबे समय बाद एसपी और आरएलडी की संयुक्त रैली होने जा रही है और इस रैली के जरिए दोनों ही दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएंगे। दोनों दलों के गठबंधन के बाद राज्य में बीजेपी नेता भी काफी आक्रामक हो गए हैं और पिछले दिनों ही बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में बड़ी चुनावी रैली की थी और इसमें राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता शामिल थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 257 प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव, आयोग ने किया अयोग्य घोषित। जानिए पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, अगले साल होने जा रहे प्रदेश विधानसभा चुनाव राज्य के कुल 257 लोग नहीं लड़ सकेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इन लोगों को चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है। आयोग ने पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में इन लोगों द्वारा चुनाव लड़ने और परिणाम आने के 1 महीने बाद समय से और सही ढंग से अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इन 257 लोगों में से 34 लोग 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़े थे। बाकी 213 लोग 2017 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी थे।
हालांकि इन 257 लोगों में सर्वाधिक संख्या निर्दलीय उम्मीदवारों की ही है, मगर कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने भी पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को समुचित ढंग से नहीं दिया या बिल्कुल नहीं दिया। इन प्रमुख दलों में सर्वाधिक 12 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल के थे। इसके बाद 6 उम्मीदवार पीस पार्टी के, 5 एनसीपी के, 4 उम्मीदवार सीपीआई और बसपा के थे, जबकि एआईएमआईएम के 2 व निषाद पार्टी के 2 उम्मीदवार थे। सीपीआईएमएल के भी 2 उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के भी एक उम्मीदवार को चुनाव खर्च का विवरण न जमा किए जाने पर अयोग्य घोषित किया गया है। इन सभी को 1 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोका गया है। ये अवधि अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही खत्म होगी।